नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 11वीं की शाश्वती। याद रखिएगा कि शाश्वती में जो हमारा पाठ चल रहा था विज्ञान नौका, अर्थात विज्ञान नौका शमानीयते, उसी का हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा कंप्लीट किया, अभ्यास कार्य भी किया और उसके बाद कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी हम लोगों ने अच्छे से किया। ठीक है ना। तो और परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी आपके लिए लेकर के आए, लेकिन अभी एक हमारा अधूरा काम था। कौन सा? जो एमसीक्यूज, अर्थात जो प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं, एक प्रश्न के 4 आंसर दिए होते हैं, उन्हीं आंसर को आज हम लेकर के आए हैं, उन्हीं प्रश्नों को। तो बहुत ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, उस पर हम चलते हैं। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक विज्ञान नौका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जिस पाठ का आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं, उस पाठ को आप लोग पहले अपना पुस्तक को क्या कर लीजिए, उद्घाटन खोल लीजिए। अर्थात क्योंकि उसका पाठ परिचय जो होगा, उस पाठ परिचय से भी प्रश्न बनेंगे, उसके जो हमारे पैराग्राफ होंगे, गद्यांश पद्यांश जो भी आपका मिलेगा, उसमें से प्रश्न बनेंगे। तो बिल्कुल सतर्क रहिएगा, सजग रहिएगा। आपको शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूं कि विज्ञान नौका श्रीनिवास रथ जी के द्वारा रचित एक हमारा तदेव गगनम शैव धरा नामक एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, उनका एकांकी संग्रह है। तो उसमें उन्होंने जो दिया है आपको, उसी से और थोड़ा सा अनुनय विनय किया है। किससे? हम आपसे, जो आने वाली हमारी नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, इससे उन्होंने निवेदन किया है कि विज्ञान नौका समानीयते, अर्थात विज्ञान बिल्कुल चला आ रहा है। प्राकृतिक रूप से जो हमारी परंपराएं हैं, जो प्राचीन परंपराएं हैं, व्यक्ति उनको ना भूले, संस्कारों को ना भूले और विज्ञान में इतना सराबोर ना हो जाए कि वह हमारी वास्तविकता की परंपराओं को, संस्कारों को भूल जाए। ऐसा क्योंकि श्रीनिवास रथ जी, आपको मैं बता दूं कि बचपन से ही संस्कृत के बहुत प्रेमी थे। संस्कृत के प्रेमी होने के साथ साथ उन्होंने अपने मध्य प्रदेश में अपना बहुत ज्यादा जीवन यापन भी किया है और बहुत सारी जगह पर जाकर के उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से संस्कृत में रचना की, वो भी 40 वर्षों तक। 40 वर्षों तक उन्होंने ऐसा किया। आपको मैं बता दूं, काशी से अध्ययनरत हैं, माता पिता के द्वारा संस्कृत अध्ययन किया उन्होंने बाल्यकाल में। फिर इसके बाद काशी बनारस में पहुंच करके उन्होंने अपना आगे की पढ़ाई पूरी की। फिर इसके बाद उज्जैन आए, उज्जैन में प्राध्यापक भी रहे। कौन से? विक्रम विश्वविद्यालय। ठीक, विक्रमशिला जो विक्रम विश्वविद्यालय हमारा संस्कृत का है, उसमें जाकर के प्राध्यापक के पक्ष उसमें भी रहे और विभाग अध्यक्ष भी रहे। तो ऐसी बहुत सारी उनके द्वारा खूबियां रही हैं हमारे श्रीनिवास रथ के द्वारा। ठीक है ना। तो श्रीनिवास रथ जी ने जो हम लोगों को संकेत दिया है कि हमें अपनी क्या नहीं करना चाहिए, प्राकृतिक और प्राचीन परंपराओं को नहीं भूलना है। उन्हीं प्राचीन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए यह पाठ हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, जिससे कि व्यक्ति को, बच्चों को और विद्यार्थियों को यह अवगत कराया जाए कि विज्ञान हमारे लिए कितना जरूरी है और उसके साथ, विज्ञान के साथ साथ हमारी प्राचीन परंपराएं, जो हमारे संस्कार हैं, वो भी हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। तो दोनों को लेकर के उन्होंने इसमें पाठ में चर्चा की है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। पहला प्रश्न है कि श्रीनिवास रथस्य, क्या लिखा हुआ है? श्रीनिवास रथस्य, अर्थात जो श्रीनिवास रथस्य, हाँ थोड़ा इधर देख लेंगे, रहस्य नहीं है, रथस्य है, यहां थोड़ा सा था है यहां। ठीक, ये इतना थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लेंगे, रहस्य की जगह रथस्य कर लेंगे। ठीक, श्रीनिवास रथस्य कह जन्म समय, अर्थात श्रीनिवास रथ जी का क्या समय, जन्म समय है, अर्थात वो कब जन्मे। ठीक, श्रीनिवास रथ जी ने कब जन्मे हैं और कितने वर्षों तक उन्होंने कार्य किया। तो देखते हैं कहां के हैं। ये भी आपको मैं बता दूं कि पाठ परिचय में लिखा हुआ है, शायद वो कहीं उड़ीसा साइड के थे। पता है ना? पता है? मुझे तो देखो पता नहीं है, आपको अगर पता हो तो आप बताइए। ठीक है ना। तो उड़ीसा के पास के थे। तो ऐसा क्या इसमें उड़ीसा कहीं लिखा है क्या? ना, इसमें तो नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? तो आपको पता होना चाहिए कि जब इसमें नहीं लिखा है तो इसमें इसका आंसर भी नहीं होगा। ये भी है क्या? तो थोड़ा सा ये विचार करिएगा, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि अगर उड़ीसा नहीं लिखा है, जैसे मान के चलिए आपने अपना परिचय दिया, आपने नहीं लिखा मध्य प्रदेश, आपने मध्य प्रदेश नहीं लिखा, तो अगर आपने भोपाल लिख दिया, इंदौर लिख दिया, तो आप मध्य प्रदेश से बाहर हो जाएंगे क्या? बोलिए, मध्य प्रदेश से बाहर हो जाएंगे ना।
बाहर नहीं होंगे, आप कहलाएंगे मध्य प्रदेश की। लेकिन आप अपना यथा उचित जो स्थान आप जहां से बिलोंग करते हैं, जहां आपका निवास स्थान है, वर्तमान समय है जहां रहने का, आपने वो डाल दिया। तो वही इनके साथ हो रहा है यहां पर भी। जो उड़ीसा से संबंधित हमारा कुछ प्रदेश हैं, बहुत सारे, जैसे हर राज्य में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत सारी तहसील से होते हैं और थाने होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरा उड़ीसा का ही नाम दिया है। ठीक, हालांकि आपकी कॉपी में, उसमें बुक में तो आपके उड़ीसा दिया है, लेकिन उड़ीसा के साथ साथ थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैंने तर्क के साथ थोड़ा सा किया है, उसमें भी लिखा हुआ है। अगर आप समझ रहे होंगे कि क्या लिखा है तो यहां समझ जाएंगे आप। उड़ीसा के पास आपने देखा होगा एक जगन्नाथपुरी है। क्या है? जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में एक पुरी पीछे शब्द लगा हुआ है, तो कहीं वो उड़ीसा में तो नहीं आता है? पुरी आता है क्या? हाँ, आता है। तो देख लीजिए, जिस ऑप्शन में पुरी लगा होगा वही उनका जन्म समय होगा, क्योंकि श्रीनिवास रथ जी उड़ीसा में जन्मे हैं और 1933 में जन्मे हैं। कहां जन्मे हैं? उड़ीसा में। उड़ीसा के पुरी में जन्मे हुए हैं और 1933 में, समझिए 1933, समझ रहे हैं ना? ये लिखा हुआ है 1933। ठीक, 1933। तो 1900 में जन्मे हैं, 1933 में, और इनका जो जन्म है तो पुरी में हुआ है। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका, पहले प्रश्न का दूसरा विकल्प आपका सही होगा। जरा एक बार चेक करते हैं कौन सा आंसर सही होगा। ये देखिए, दूसरा नंबर का विकल्प हमारा सही है, और आप भी थोड़ा सा विचार करिएगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आंसर बताऊं उससे पहले आपका कमेंट में लिख जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, कमेंट में आप लिखेंगे तो इससे यह स्पष्ट होगा कि आपकी तैयारी कितनी है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है ना भाई, मेरा पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं केवल आपके लिए एक मार्गदर्शक हूं, मुझे कुछ नहीं आता। ठीक, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, लेकिन आपके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में बता रहा हूं। तो आप लोगों को अगर अपना रिवीजन और अच्छे प्रकार से अगर तैयारी आपको करना है, तो जो आपके सामने प्रश्न आता है उसका सबसे पहले आपको आंसर क्या करना है? चयन करना है। और जब आप आंसर चयन करेंगे, अगर गलत होता है तो आप उस पर सुधार करेंगे, और अगर गलत नहीं होता है और जो सही होता है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि हमारी तैयारी बढ़िया चल रही है। लेकिन अगर गलत होता है तो दोबारा वो गलत नहीं होगा, क्योंकि उस पर एक बार आप गलत कर देंगे, दोबारा गलत कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए, पहला प्रश्न हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया, और पहले प्रश्न का दूसरा विकल्प आपके सामने आंसर के रूप में दिया है। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अभी तो मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा, आपको इसका अर्थ निकालें। वो तो साधारण प्रश्न था तो उसका अर्थ समझ में आ रहा था कि श्रीनिवास रथ जी का जन्म समय क्या है। ठीक, लेकिन प्रश्नों का अर्थ निकालना आपको बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो प्रश्न भी आपको अर्थ भी निकालना आना चाहिए। लिखा हुआ है विलुप्ता। विलुप्ता जो शब्द है उसका प्रकृति और प्रत्यय चुनना है अपना। ठीक है ना? विलुप्ता शब्द है जो विलुप्ता, समझ रहे ना? विलुप्त, समझ रहे? विलुप्त का मतलब होता है जो बिल्कुल से दिखाई ना दे, जो था लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहा है, वह विलुप्त होता है। जैसे हमारे यहां से अगर बात करें हम कि डायनासोर आपने देखी होगी प्रजाति। ठीक, तो डायनासोर प्रजाति अब धीरे धीरे क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। कहीं आपको डायनासोर्स नहीं दिखते हैं? डायनासोर दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। आपने कभी ये देखे हैं क्या? जैसे अब बहुत सारी पक्षी ऐसे थे रंग बिरंगे, बहुत सारी तितलियां उड़ती थी, कहीं आपको अब तितलियां दिख रही हैं क्या? ना, सारी क्या होती जा रही? विलुप्त होती जा रही। कारण यही कि जो थे पहले, अब जो दिखाई ना दे वही विलुप्त है। और यहां विलुप्ता बना हुआ है। बोले सर विलुप्ता क्यों लिखा है जब विलुप्त शब्द होता है? तो आपको मैं बता दूं, विलुप्त शब्द पुल्लिंगवाची, विलुप्ता शब्द स्त्रीवाची, और विलुप्तम नपुंसकवाची शब्द है। तो संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलता है। और हिंदी की बात करते हैं तो वह तो केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में चलता है। ठीक है ना? तो नपुंसक लिंग में चलता है, लेकिन संस्कृत स्पष्टता आपको करके देती है, स्पष्टता करके देती है। लेकिन जैसे आपसे नपुंसक लिंग की बात करें तो यहां पर रूप आपको बनाने पड़ेंगे, लेकिन हिंदी में बनाने नहीं पड़ते हैं। जैसे आपने कह दिया है कि टेबल नपुंसक लिंग है, आप हिंदी में लिखेंगे कुर्सी टेबल तो सीधा सीधा लिख के आ जाएंगे। ठीक, लेकिन यहां ऐसे नहीं चलेगा। आपका यहां आपको पुल्लिंग में अलग दिखना पड़ेगा, स्त्रीलिंग में अलग देना पड़ेगा, और नपुंसक लिंग में अगर बनते हैं तो अलग अलग करके देना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर विलुप्ता शब्द में टाप प्रत्यय लगा है, कोई दिक्कत नहीं, स्त्रीवाची है तो उसको भी बना लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उसकी प्रकृति तो आनी चाहिए। प्रकृति क्या है? प्रकृति अगर समझ में नहीं आ रही है तो प्रकृति हमें समझना चाहिए। देखिए, ये छोटा सा प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र ही है आपके लिए।
ठीक, आपके लिए कुछ पाठ के चुनिंदा जो हमारे प्रश्न होते हैं, अर्थात जो ऐसे लगते हैं कि परीक्षा में इनकी आने की संभावना 95% होती है, ठीक है ना। तो इनको इसमें रखा जाता है, और ये ऐसा नहीं है कि किसी बुक से आपको उठा करके सीधी कॉपी कट पेस्ट करके रख दिए जाते हैं ना, इनको हैंड राइट किया जाता है, लिखा जाता है, बनाया जाता है। पाठ से प्रश्नों को खुद लिख करके बनाए जाते हैं। और लिखने का मतलब, ये याद रखिएगा, लिखने का मतलब यही है कि इस पर सारे विचार किए जाते हैं कि ये प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है। आप इस पे केवल एक प्रश्न ना समझें, इससे 4 प्रश्न बनाने की कोशिश करें। और मैं आपको यह बतला दे रहा हूं कि जिस दिन आप प्रश्न बनाना सीख गए, आप छोटे तो आप हैं नहीं, 6th क्लास के, 7th क्लास के और 8th क्लास के होते तो आपको सीधा सीधा पढ़ाता जाता, लेकिन ना, आप 11th 12th में पहुंच रहे हैं, मतलब आप सक्षम हो चुके हैं अब किसी चीज का निर्माण करने के लिए। और किसी चीज का निर्माण अगर करना है तो उसके लिए हमें व्याकरण की छोटी छोटी पंक्तियों को, छोटी छोटी वस्तुओं को जानना जरूरी है, ठीक। और प्रश्न निर्माण करना जिस दिन समझ जाएंगे, अर्थात अपना प्रश्न दूसरों के समक्ष रखना जान जाएंगे, उसी दिन आप समझ लेना कि उच्च बुलंदियों पर प्राप्त हो जाएंगे। उसी दिन आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेंगे, उसी दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न बनाने का मतलब, आपके दिमाग में जो जो प्रश्न उठ रहे हैं वही तो प्रश्न है। जैसे यहां लिखा, विलुप्ता शब्द में प्रकृति और प्रत्यय को चुनना है। प्रकृति क्या है? जो सबसे मूल होता है, जो जड़ होती है, जहां से जिस शब्द की उत्पत्ति होती है वही उसकी प्रकृति कहलाती है। जैसे अगर बात करें कि एक कोई पेड़ लगा हुआ है, एक पेड़ लगा हुआ है, किसी भी चीज का पेड़ लगा है, आप अगर बात करें कि इसकी मूल क्या है, तो इसकी मूल क्या है? तना। इसका मूल क्या है? तना। क्योंकि एक तना होगा, पहले एक बीज होगा, बीज से एक तना निकलेगा, तने से कुछ पत्तियां निकलेंगी, पत्ती से कुछ हमारा धीरे 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 टहनी बनेगी, और फिर उसके नीचे जड़ हो जाएगा। तो जड़ क्या कहलाएगी? मूल कहलाएगा। क्योंकि जड़ से ही तो पेड़ बना, वही तो प्रकृति है, और प्रकृति के द्वारा जड़ से ही तो मूल आया है, पूरा हमारा वृक्ष बना है। तो किसी शब्द को बनाने के लिए जिस चीज की सबसे पहले जरूरत होती है वो हमें चयन करना, वही हमारी प्रकृति होगी। तो आगे नहीं बताऊंगा इतनी सारी चीजें, आप ये समझ जाइए। बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको प्रकृति और प्रत्यय से संबंधित। देखिए, प्रश्न पत्र हैंड रिटन मैंने बनाया है, तो आप लोगों को ये सारे प्रश्न, क्योंकि इसी से आपकी व्याकरण मजबूत होगी। पाठ तो आप पढ़ लोगे, सीधा सीधा अर्थ है, उसका भावार्थ है जो पाठ में दिया हुआ है आपके अभ्यासकार में, वो तो आप याद कर लोगे, आप याद करके परीक्षा में लिख भी आओगे, ठीक। लेकिन अगर आपकी संधियां, जो जरूरी नहीं है कि आपकी पाठ पुस्तक में संधि दी हुई हो, जो वही पाठ पुस्तक की संधि आपसे पूछ ली जाए, ये याद रखिएगा, ठीक। तो प्रकृति, आपको प्रकृति ढूंढना है, तो विलुप्त शब्द में पहली बात तो ये जाने कि इसमें लुप्त धातु होगी, ठीक। तो लुप्त धातु इसमें भी है, कित प्रत्यय लगा हुआ है, और इसमें टाप प्रत्यय भी लगा हुआ है। अब बात करें कि आपने तो यही कहा है कि मूल प्रकृति जानना है, चलिए कोई नहीं, मूल प्रकृति। अब इसमें देखें, इसमें भी लुप्त धातु है, इसमें भी लुप्त धातु, इसमें भी कित है, इसमें भी कित है, इसमें भी टाप है, इसमें भी टाप है, लेकिन इसमें बी लगा हुआ है। तो ये अपने लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें भी लगा है, तो ये भी हम सोच रहे हैं कि ये तो नहीं है। ऐसी सारी समस्याएं आती हैं, और ऐसे प्रश्न पत्र में ऐसे हमारे आंसर भी मिलते हैं। तो आप अपना दिमाग लगाइए और कमेंट में लिखिए, मैं आपको अभी बता भी रहा हूं। इसके बाद फिर दिया हुआ है, इसकी प्रकृति और प्रत्यय में टाप प्रत्यय लगेगा क्या? फिर इसमें कित है क्या? तो बात करें, यहां प्रकृति पूछा गया है, प्रकृति केवल प्रत्यय पूछा जाता तो ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां प्रकृति और प्रत्यय दोनों पूछा जा रहा है, और दोनों केवल इन ऑप्शन में है। अब यहां 50-50 की लाइफ लाइन हमें ले लेना चाहिए। कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा? हाँ, देखा तो होगा कि नहीं देखा बबुआ? देखा है ना? तो 50-50 की लाइफ लाइन ले लो। अब 50-50 की लाइफ लाइन में किसका मत कहां जा रहा है, ये हमारे ऊपर थोड़ा अपने दिमाग में ही 50-50 की लाइफ लाइन ले ली जाती है। अब वहां ना ढूंढना कि कोई पार्टनर आ जाए और वो बताए ना, अब यहां देखना है विलुप्ता, ठीक। तो हमें भी उपसर्ग की भी जरूरत है, इसीलिए श्योर हो जाओ कि इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? सही होगा। अब देखते हैं कि इन्होंने बना कैसे दिया है। चलो, बी उपसर्ग लगा दिया, लुप धातु लगा दी है इन्होंने, और कित प्रत्यय लगा दिया है, ठीक। और इसके बाद टाप प्रत्यय भी लगा दिया है। इतना बड़ा इन्होंने पद दे दिया है, तो कोई बात नहीं है। देखो, बी उपसर्ग लगा हुआ है। संस्कृत के बी उपसर्ग हमारे 22 होते हैं। प्रा अपसम अनु और निस निस दुस्तुर बी आंग नी अधि अपिसु उत अभिप्रति एते प्रादेहा होते हैं ना,
22 प्रत्यय होते, 22 उपसर्ग होते हैं। उन 22 उपसर्गों में हमारा बी भी उपसर्ग दिया हुआ है, बी उपसर्ग दिया है, लुप धातु है, तो यहां पर ज्यादा परेशान नहीं होना। देखिए बार बार ना लिखना, बी और लुप सीधा सीधा जोड़ दो, कुछ ज्यादा परेशान नहीं होना। यहां हलंत लगी तो यहां भी हलंत लगा दो, लेकिन हलंत का मतलब क्या होता है आप समझते हैं, आधा। हलंत का मतलब आधा। अब यहां से अब यहां पर विराम कर देते हैं। अब कित प्रत्यय लगा हुआ है, तो कित प्रत्यय में जो का लगा हुआ है इसकी लसक्वत तद्धित एक सूत्र है, बार बार मैं आप लोगों को बताता रहता हूं। क्वत, लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते का मतलब यहां पर लकार ला सा का वा और तद्धित आदि की इत संज्ञा करता है। इत संज्ञा का मतलब इनको हटाने के लिए कहता है, और इत संज्ञा कर दी तो दूसरा, जब हटाने के लिए कहा तो जो हटाने वाले हैं वो इसका नाम है तस्लोपा। तस्लोपा सूत्र आया और का को क्या कर दिया, वहां से हटा दिया, और जब हटा दिया तो हमारे पास केवल और केवल ताशेष रहेगा, ता रहेगा। चलो ठीक है, ताशेष बच गया है। अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर पा दिया हुआ है। आगे देखते हैं तो टाप दिया है ना, और टाप में जो हमारा पा है तो पा की हम इत संज्ञा करेंगे तो कौन सा सूत्र लाएंगे, हलंत्यम। कौन सा सूत्र लाएंगे, हलंत्यम। हलंत्यम से, क्योंकि अंतिम पद है और हल लगा हुआ है। नीचे देखो ये लगी हुई है ना, ये हल कहलाता है, मतलब आधा वर्ण कहलाता है, और जिन वर्णों के पीछे ये आधा लगा रहता है उनकी तो इत संज्ञा हलंत्यम ही करता है। तो हलंत्यम ने इसकी क्या कर दी, इत संज्ञा कर दी। मतलब ये कह रहा है इसको हटाओ, तो तस्य लोपा, तो व्याकरण में एक ही सूत्र है जो लोप करने वाला है, तो यहां ये भी लग जाएगा और पा का क्या कर देगा, लोप कर देगा। तो टा में से पा चला गया। अब देखें यहां क्या बचा, केवल टा बचा, पा चला गया ना। अब देखो क्या टा इसमें दिया हुआ है, क्या कहीं नहीं है टा, तो भी अभी टा की भी यहां से हटाने की जरूरत है। तो चलो टा को उठाते हैं, तो एक सूत्र आपका इत संज्ञा करने वाला चुटु आता है। क्या आता है, चुटुह। और चुटुह जो शब्द हमारा सूत्र दिया है ये चावर्ग और टावर्गी की इत संज्ञा करता है। चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अणा। आपने वर्ग पढ़े, छोटा बड़ा याद रख लेना, ऐसे नहीं चलेगा काम। क्यों, क्योंकि नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि जो हमने KG1 में पढ़ा है वो हमें सब भुला देना है ना, क्योंकि अच्छा अगर आगे का ज्ञान चाहिए, नवीन ज्ञान चाहिए, तो पूर्व ज्ञान की आवश्यकता हमें होती है, और पूर्व ज्ञान की आवश्यकता के लिए हमें छोटा बड़ा आना भी चाहिए। यहां तो वही छोटा बड़ा तो है, का खा गा अंगा चा छा जा इया टा ठा डा आड़ा ता था दा धना पा फा बा मा, ये तो हमारे छोटा बड़ा है। और आगे की शुरुआत के सर आप भूल गए क्या, तो छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई आ ई उ रिस लिरी ए आई ओ औ अंग आह, ये तो है छोटा बड़ा, और पूरे छोटा बड़ा इसमें आते हैं। अगर बात करें हम तो ऊष्म व्यंजन, तो सा सा हा ऊष्म व्यंजन। अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करें, यारा लावा, ये भी छोटा बड़ा में आते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। और का खा गा गंगा चा छा जा जइया टा ठा डा अणा ता था दा ना पा फा बा मा, ये क्या है, ये स्पर्श व्यंजन है। सारी चीजें आपको यही मिल रहा है। अब टा की संज्ञा चुटू से हो गई और तत्सलोपा से लोप हो गया, तो ज्यादा कुछ नहीं है। अब टा भी चला गया है, टा में बड़ा आ लगा था, तो केवल और केवल क्या बच गया, बड़ा आ हमारा बच गया। और बड़ा आ बच गया तो इसको मिलाओ जल्दी से, विलंब नहीं करना। विलंब नहीं करोगे तो जल्दी से उसका लाभ भी पा जाओगे। देखो ये लिख गया विलुप्त, विलुप्त आ गया, और विलुप्त में विसर्ग लगा दोगे तो ये पुल्लिंगवाची शब्द बन जाएगा। और यहां विसर्ग ना लगा करके आ की मात्रा लगा दोगे तो ये स्त्रीवाची बन जाएगा, बन गया विलुप्ता। देखें यहां विलुप्ता। तो आप लोगों को शायद यह स्पष्ट हो गया होगा कि विलुप्ता शब्द की मूल प्रकृति और प्रत्यय क्या है। जरूरी नहीं है कि उपसर्ग पूछे, उपसर्ग भी आपको दर्शाना पड़ेगा। लुप धातु है, भी उपसर्ग है, कित और टाप प्रत्यय इसमें दिया हुआ है। ठीक, चलिए कोशिश कर रहा हूं आपको पूर्णतः समझाने की, बाकी आप लोगों की मर्जी। आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा अंदर जाकर के ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। अभी नहीं बताया तो कभी नहीं मिलेगा, याद रख लेना, ये दिमाग से निकाल दो आप बिल्कुल कि अरे बाद में पढ़ लेंगे, बाद में। समय इतना परिवर्तनशील है कि गतम शोकम न कर्तव्यम, जो गया समय है फिर उस पर आप विचार नहीं कर सकते, कोई विचार नहीं हो सकता है, याद रखना। ठीक, क्योंकि जो आज कर लोगे वो फिर इसके बाद कभी नहीं कर पाओगे। जल्दी से आंसर आप इसका क्या करें, चेक करें।
ये आपका आंसर देखा ख नंबर का। शायद आप लोगों ने कमेंट में लिखा हो, ये आप लोगों के पास, आपको ध्यान देना है, कमेंट में आपको अपना आंसर जरूर देना है। ठीक, प्रश्न क्रमांक तीसरा आपके सामने दिया हुआ है। तीसरा हमारा प्रश्न क्रमांक क्या है उस पर चर्चा करें। यत्र कुत्रापि शांति समुद्वीक्षयते समायोज्यते संलक्ष्यते चिंत्यते चिंतयेत। ठीक, चिंतयते ऐसा होगा, चिंतयते। ठीक, अब चिंतयते देखिए, पहली बात तो यत्र यहां, कुत्रापि कहीं भी, यहां कहीं भी शांति, समुद्वीक्षते माने दिखाई नहीं दे रही, समायोज्यते जोड़ी जा रही है, संलक्ष्यते किसी पर लक्ष्य किया जा रहा है, चिंतयते चिंतन में है। यहां कहीं भी शांति दिखाई नहीं दे रही, यहां शांति कहीं भी जोड़ी नहीं जा रही, यहां शांति कहीं भी समाधित नहीं है, यहां शांति कहीं भी चिंतित नहीं है। कौन सा सही आंसर होगा? आप अर्थ आप जोड़ के बताओ ना, मैंने तो चारों का आंसर बता दिया। ठीक, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपके पैराग्राफ से लिया गया है, आपके पद्यांश में दिया हुआ है एक पंक्ति, उसी में लिखा हुआ है यत्र कुत्रापि शांति समुद्वीक्षते, यत्र कुत्रापि शांति समुद्वीक्षते, विज्ञान नौका समानीयते। हाँ, विज्ञान नौका समानीयते, वही है विज्ञान नौका समानीयते। और यत्र कुत्रापि शांति समुद्वीक्षते, मतलब कहीं पर शांति नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं शांति दिखाई दे रही है? क्योंकि विज्ञान ने इतना ग्रसित कर दिया है इंसान को, इतना ग्रसित कर दिया है। विज्ञान का मतलब क्या है? वैज्ञानिक आके आपसे नहीं कहते, वैज्ञानिक आपसे आके नहीं कहते, लेकिन विज्ञान ने ऐसी ऐसी वस्तुएं बना के रख दी हैं। कौन सी? मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है ना, ऐसी ऐसी टेक्निक, गेम बना दिए हैं, बच्चे उसी में लगे हैं, सारा संसार उसी में लगा है। माता पिता बगल से बैठे, लेकिन कोई मतलब नहीं, रिश्तेदार घर पे आ रहे, आ जाओ, क्या कर लोगे? गेम से टाइम नहीं मिल रहा, जब मिलेंगे। ठीक, मोबाइल में लगे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, सगे संबंधी आ रहे हैं, माता पिता भी हैं, कोई मतलब नहीं, मोबाइल में इस प्रकार से समानीयते, इस प्रकार से समाहित हो गए हैं कि विज्ञान नौका समय, ऐसे विज्ञान चली आई कि सबको, प्राचीन परंपराओं को, पहले का परंपरा समझ रहे ना, कि माता पिता अगर आ जाते हैं तो विद्यार्थी क्या है, अपने बस्ते के खोल करके, बैग, पढ़ाई वाला जो बस्ता, पहले बस्ता बोलते थे, उसमें जो अपनी बुक्स रखते थे और नोट्स बुक रखे और बस्ता टांग करके और विद्यालय जाते थे। वो एक अनुभव था। माता पिता अगर आ गए तो टीवियां बंद हो जाती थी, मोबाइल की तो बात छोड़ो, था ही नहीं। टीवी कहीं बनते थे, कहीं किसी विरले व्यक्ति के यहाँ जो बहुत ज्यादा संपन्न होता था, उसके यहाँ पर टीवी चलचित्र होते थे, तो शाम को 1 घंटे के लिए जाया करो वहां, ऐसा बोलते थे माता पिता। ठीक, लेकिन आज टीवी की आवश्यकता क्या, घर घर बैठे मोबाइल में सब कुछ है, ये सारी चीज। इसीलिए हमारे श्रीनिवास रथ जी ने इस पाठ के माध्यम से गगैव सदनम धरा, ठीक है ना, इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया है, हमें समझाने की कोशिश की है कि संस्कारों को मत भूलिए। विज्ञान को आप अपना रहे हैं, हमारा विज्ञान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन विज्ञान को इतना मत अपने ऊपर हावी होने दो कि अपने संस्कारों को भूल जाओ। ये सारी चीजें यहां पर, और मैं अपनी तरफ से, इस पाठ के माध्यम से नहीं, मैं अपनी तरफ से उन माता पिता से, उन पेरेंट्स से निवेदन भी करता हूं कि वह बच्चों को यह जरूर बतलाएं कि हमारी प्राचीन काल की हमारी जो भारतीय परंपराएं हैं उनसे आप विमुख ना हो, विज्ञान को लेकर के चला। आज का युग है विज्ञान का, देखिए, तो उसको लेकर के चलना है, लेकिन उनके संस्कारों का हनन मत करवाइए। उनको जरूर इस बात से अवगत कराएं कि बेटा ये है, ये बहुत जरूरी है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, रिश्तेदार, सबका सम्मान करना जरूर सिखाएं, क्योंकि जो ईश्वर है, ईश्वर ये सारी चीजें आपकी अवलोकन कर रहा है, देख रहा है। ठीक, विज्ञान आपका ये जीवन तो सुधार सकता है, लेकिन संसार के 84 लाख योनियों के जीवन सुधारने का आपके संस्कारों पर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए, कुछ नहीं, ऐसे तो अगर लेक्चर दिए जाए तो बहुत सारे लेक्चर हैं, लेकिन मेरा बस यही निवेदन है। तो
आप लोग ये सारी चीजें समझिएगा। चलिए, इसमें आप लोगों ने अगर पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यत्र कुत्रापि शांति समुद्वीक्षते, इसका पहला अंश विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। और पहले विकल्प से ही हमें ये क्या करना है, निश्चित करना है कि हमारी गद्यांशों से भी और पद्यांशों से भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे यहां पर बना। चलें आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है ये देखें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि यत्र जो हमारा है अव्यय है। यत्र क्या है, अव्यय है। कुत्रापि में कुत्र प्लस अपि, यहां पर दीर्घ संधि का योग बन रहा है। छोटा आ प्लस छोटा आ दोनों मिलकर के बड़ा आ बना लेंगे, और कुत्र प्लस आ प्लस पी, ठीक। आ इसमें लग जाएगी हमारी मात्रा, तो ये हो जाएगा कुत्रा, और पी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, कुत्रापि हो जाएगा कि नहीं। और कुत्रापि का मतलब होता है कहीं भी, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, जो समुद्वीक्षते है वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि समुद्वीक्षते में जो हमारा रूप बना हुआ है ये हमारी कर्म पद का, कर्मवाच्य का रूप बना हुआ है और आत्मनेपद की क्रिया लगी है। चलिए अब ये प्रश्न क्रमांक हमारा चौथा क्या कह रहा है। चौथा नंबर का हमारा प्रश्न क्रमांक दे रहा है प्रत्यहम कह संधिरस्ति। प्रत्यहम जो हमारा शब्द है इसमें संधि कौन सी है, तो ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, सीधी संधि पर चलते हैं। देखें लिखा हुआ है इसमें केवल संधि पूछी है। संधि पूछी है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका विच्छेद क्या है, तब हम इसकी संधि को अलग कर पाएंगे। ये लिखा हुआ है प्रतिधन अहम, प्रतिधन अहम, इसकी संधि विच्छेद होगी, ये आप लोग जान लीजिए। और शायद कई लोगों को, कई विद्यार्थियों को ये पता भी चल गया होगा कि अब इसमें संधि कौन सी है। तो जल्दी से आप हमें क्या करें, अवगत कराएं कमेंट के माध्यम से कि इसमें कौन सी संधि है। लेकिन अभी संधि का नाम नहीं लिखवाऊंगा, मैं यहां केवल सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। देखिए ई उ ऋषि लिरी, ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर ला होता है, ठीक। मैं केवल बोलूंगा, संधि का नाम नहीं बताऊंगा, अभी याद रखिएगा, ठीक। ये हो गया है प्रा, और ता में से ई को निकाल लिया हमने, छोटी ई को। अहम हमारा ये रहेगा, और हा और मा अलग हो जाएगा, आ हमारा निकल आएगा, ठीक। आ को नहीं भी निकालना है तो आप इसमें क्या है, समाहित रहने दीजिए, सीधा सीधा आप अहम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ई के स्थान पर क्या है, यहां पर हुआ है हमारा, देखें ई के स्थान पर हुआ है या, तो यहां या कर दूं और अहम हमारा ऐसा रहेगा ज्यों का त्यों। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ता ऐसे आधा लिखा हुआ है तो ऐसे लिख दें, तो कोई दिक्कत है क्या, मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो ये या हमारा आधा है तो अहम का आ जुड़ जाएगा, तो ये या हो जाएगा पूरा, और हा और मा सीधा जुड़ जाएगा, ठीक। हो गया प्रत्यहम, ठीक। तो आप बताएं कौन सी संधि होगी, बता दूं, चलिए कोई नहीं, मैं बताता हूं, यण संधि। कौन सी, यण संधि होगी, और यण संधि में सूत्र लगता है इको यणचि। कौन सा, इको यणचि। और इको यणचि सूत्र के माध्यम से प्रत्यहम सूत्र हमारा क्या, प्रत्यहम शब्द हमारा सिद्ध हो जाएगा, इति सिद्धम। तो इसमें कहीं पर यण संधि दी हो तो विकल्प में जल्दी से कमेंट में लिखें कि कौन सा विकल्प इसमें यण संधि के लिए दिया है, देखें जल्दी से और लिखें जल्दी। इसका शायद डी नंबर हमारा होगा, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए, चेक करें डी नंबर, देखें ये डी नंबर का ऑप्शन हमारा विकल्प बिल्कुल राइट, ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है ये जरूर देखें, प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा कह रहा है, देखें जरा, मानवानाम विभक्ति ही वचनम चुनो। मानवानाम जो हमारा शब्द दिया हुआ है उसमें विभक्ति और वचन को हमें चुनना है। मानवानाम शब्द में जो विभक्ति दी हुई है उसका वचन क्या है, उसको हमें क्या करना है, चुनना है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मानव, मानव में हमें मानव शब्द देख लीजिए, ये लिखा हुआ है मानव, क्या लिखा है, मानव शब्द है। अब हमें पद के, हमें जो हमारा पहले लास्ट में जो शब्द होता है, वर्ण होता है, उसमें देख लेना है कि छोटा आ लगा हुआ है कि बड़ा आ लगा हुआ है, छोटी ई लगी है कि बड़ी ई लगी है। तो इसमें छोटा आ लगा हुआ है, वा में छोटा आ लगा है क्योंकि छोटा वा है। अगर बड़ा वा होता तो बड़ा आ हो जाता, और छोटी भी होती तो छोटी ई हो जाती। तो याद रखना, इसको बोलते हैं हम क्या, अकारांत। क्या बोलते हैं इसको, अकारांत। तो मानव, मानव शब्द है, मानव शब्द है तो राम के देख लो, राम में भी तो छोटा आ है, राम के रूप जैसे चलेंगे वैसे हमारे चल जाएंगे, कैसे, मानव के, मानव के रूप चलेंगे। तो इसका रूप चलेगा तो आप क्या क्या बनाओगे इसका रूप, ठीक। राम के रूप देखें, रामः, राम के रूप देखेंगे रामः रामम
रामम, रामेण, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे दिया हुआ है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसमें रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामाणाम, रामाणाम ये लिखा हुआ है। तो षष्ठी विभक्ति में आप इसकी भी देख लो, मानवः, मानवम, मानवः, मानवम, मानवेन, मानवेन, मानवाय, मानवाय, मानवात, मानवात, मानवस्य, मानवस्य, मानवे, मानवे, मानवे बन गया है कि नहीं। अब इसमें देखें मानवस्य लिखा, फिर वहाँ रामयो, तो यहाँ द्विवचन में बन जाएगा हमारा मानवो। क्या बनेगा? मान वो हो, रामयो हो, मानवयो हो, मानवयो हो, मानवयो हो, ये बन गया। और अब बहुवचन में रामाणाम, यहाँ मानवा नाम, मानवा नाम, मानवा नाम बन गया कि नहीं बन गया। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन ऐसा कोई पद है क्या? विकल्प में, 4 विकल्पों में देखिए जरा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो इसका विकल्प कौन सा है जल्दी से आप बताएं। ठीक, डी नंबर, डी नंबर का ऑप्शन षष्ठी विभक्ति बहुवचन पर मानवा नाम हमारा क्या बनेगा? रूप बनेगा, जिसकी विभक्ति और वचन होगी षष्ठी विभक्ति और हमारा बहुवचन रूप होगा। चले आगे देखें, इसका चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। ठीक, चले अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखें। यथोपास्यते कह संधि विच्छेदा, यथोपास्यते, यथोपास्यते में हमारा कौन इसका संधि विच्छेद क्या है वो देखना है हमें। देखें जरा, यथाधन पास्यते, यथाधन उपास्यते, यथोधन पास्यते और कोपिना। ठीक, तो जरा देखें कौन सा होगा। पहली बात तो इनसे पता करो कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि इसमें होनी चाहिए वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो चलो देखते हैं कि यथा प्लस उपास्यते, उपास्यते, तो ये तो आप लोगों को अब मिल गया होगा कि इसका ऑप्शन दूसरा नंबर का हमारा सही होगा। ठीक, चलिए ठीक, यहां हमारी गुण संधि बनेगी। कौन सी संधि आप लोग बताएं? गुण संधि। क्या तो सर आपने बता तो दी है, आपका बताएं, आप क्या बताएंगे? ठीक, तो आप सूत्र बता दो, सूत्र कौन सा है बोलो जल्दी। आद गुणा लिखा क्या? चलिए आद गुणा देखें, यहाँ इसका नियम क्या कहता है। पहले पद में अगर छोटा आ या बड़ा आ कोई भी मिल जाए और उसके बाद अगर ऊ या बड़ा ऊ कोई भी मिल जाए तो दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? ओ बना लेते हैं। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बहुत सारी चर्चा की, इनके रूल नियम नहीं बताएंगे क्योंकि हर जगह आपको ये रूल बताए हैं। ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो ओ हो गया, आ के बाद ऊ आया है तो ओ बन गया। ठीक, अब यहाँ देखें, यहाँ से बड़ा आ निकल गया था तो यथा में से था हमारा क्या हो गया? हलंत हो गया। और ओ को अब मध्य में लिख देंगे क्योंकि इन दोनों वर्णों को तो निकाल दिया और ओ बन गया उनके स्थान पर। उपास्यते में से ऊ भी चला गया तो केवल पास्यते रहेगा। ठीक, पास्यते रहेगा। अब बात करते हैं हम कि ओ की मात्रा इसमें लगाते हैं, देखें तो यथो हो जाएगा और पास्यते शब्द हमारा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यथोपास्यते बना कि नहीं बना? यथोपास्यते हो गया। अब सीधी सीधी बात है कि इसमें गुण संधि होगी। आद गुण सूत्र काम करेगा। आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई या छोटा ऊ आता है तो ए या ओ बनता है, ये नियम है। चले एक बार आंसर को हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। आंसर अपना देखिए, ख नंबर का विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल तह सही हो गया है। और आगे देखेंगे अगला हमारा प्रश्न क्या होगा, देखें जरा। प्रश्न क्रमांक 7वें नंबर का होगा हमारा नीति। नीति पदस्य पर मूल, नीति पदस्य कहा, मूल प्रकृति प्रत्यय चुनो। ठीक है ना, तो जो हमारा मूल पद दिया हुआ है नीति, नीति में मूल हमारी प्रकृति प्रत्यय क्या है, मूल शब्द क्या है नीति में। ठीक, तो नी धातु और ती है क्या, की धातु और कित है क्या।
ठीक, नी धातु इक्तिन प्रत्यय है क्या, नी धातु और ल्यप प्रत्यय है क्या। ठीक, देख लिया। तो अब आप विकल्प आप चयन करें, इसको सिद्ध मैं करता हूं। ठीक, नी प्लस इक्तिन, तो विकल्प आपने कर लिया होगा, तीसरे नंबर का विकल्प सही हो गया होगा आपका, क्योंकि देख भी लिया है और आप लोगों को बनते भी हैं बहुत सारे प्रश्न, क्योंकि इतने दिन पढ़ते पढ़ते हो गए हैं तो निश्चित है कि ये बनता भी होगा। ठीक, लेकिन कोई नहीं, हलंत्यम, हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा करेंगे और इसका लोप कर देंगे, और इसकी का की इत संज्ञा लसक्वत तद्धिति से कर देंगे, लसक्वत तद्धिति, लसक्वत तद्धिति से इसकी इत संज्ञा कर देंगे और इसका लोप कर देंगे, तो केवल और केवल हमारे पास ती शेष रहेगा। कई लोग ये विचार कर रहे हैं सर ती लास्ट में जब लाना ही था तो सर ये वाला लिख देते ना, ये कितने बड़ा माथा फच्ची क्यों की जा रही है। अरे ये सब करना पड़ता है, खिचड़ी तो सब कुछ बना सकते हैं ना, लेकिन फिर भी उसमें फ्राई की जाती है, और वो ऑयल डाल करके जीरा हीरा डाल करके बढ़िया फ्राई किया, एक साथ डाल दो ना, क्या जरूरत है, सब कुछ डाल दो, तेल भी डाल दो, मसाला भी डाल दो, और इकट्ठा प्रेशर कुकर में लगा करके चढ़ा दो गैस पर, बन जाएगी। लेकिन फिर भी फ्राई की जाती है ना, कुछ अच्छा स्वाद के लिए, तो वही है, कुछ थोड़ा अच्छा स्वाद मिलता है इससे। ठीक है ना, तो नीति बन गया। अब यहां से जब दोनों को मिलाया तो सीधा सीधा नीति बन गया। अब नीति का जब रूप चलेगा तो यहां विसर्ग लगा देंगे, नीति ही नीति बन जाएगा, बन गया नीति। चले आगे देखेंगे, इसका थोड़ा चेक भी करना जरूरी है, चेक करें। प्रश्न क्रमांक का 7वें का हमारा विकल्प नंबर तीसरा ग हमारा क्या हुआ, एकदम सही। ठीक, चलें आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 8, गोपनीय, गोपनीय कहा प्रकृति प्रत्यय। अरे बहुत प्रकृति प्रत्यय आ रहे हैं भैया, प्रकृति प्रत्यय तो चयन करिए, प्रकृति जरूर जानना। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि प्रकृति आप लोगों को सिखा के मानूंगा। प्रकृति का मतलब मूल शब्द ढूंढना आपको आना चाहिए। ठीक, गोपनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ प्रकृति प्रत्यय तो नहीं ढूंढा जा रहा है, लेकिन प्रकृति प्रत्यय भी आपको मैं बता दे रहा हूं कि इसमें गोप होगा। क्या होगा, गोप। वैसे तो गुप होता है और ऊ को ओ गुण हो जाता है तो गोप बन जाता है, और गोप में कौन सा, यहाँ कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अनीय लगा हुआ है कि अनियर लगा है कि ल्यप लगा है कि क्यप लगा है, बताएं जरा, बोले जरा। सब में दिख रहा है, सब एक सा लग रहा है, सर क्या करें, आपको पता नहीं है ना कि किस प्रत्यय में क्या शेष बचता है। चलिए इसमें शेष जरूर आप लोग ध्यान रखिए, क्या है, शेष जरूर ध्यान रखें। अनियर में अनीय शेष रहता है, और अनीय में कुछ भी शेष नहीं रहता है, वो तो स्वयं शेष है। ल्यप में या शेष रहता है, क्यप में या शेष रहता है। ठीक, अब यहां कौन सा पद जुड़ेगा, देखें, गुप से, जो गुप धातु थी उससे बना गोप, क्या बना, गोप, और पीछे अनीय जोड़ो तो क्या बनेगा बताइए, गोपनीय। क्या बनेगा, गोपनीय। क्या बनेगा, गोप, यहां आधा पा है तो ये आ जुड़ जाएगा, पूरा हो जाएगा, और नी ऐसे बन जाएगा गोपनीय। अब पुल्लिंगवाची शब्द लगा देंगे तो गोपनीय। और सर स्त्री में कैसे बनेगा, तो देखो गोपनीय, ये बनेगा गोपनीय, ये स्त्रीवाची हो गया। और सर नपुंसक में कैसे बनेगा, तो उसको भी देख लो, गोपनीयम, क्योंकि आप बता दो कि अनियर, अनियर प्रत्यय तीनों लिंगों में रूप का निर्धारण करता है। ठीक, इसी से क्री धातु से बनेगा करणीय, करणीया, करणीयम बनेगा कि नहीं। फिर भू धातु से भवनीय, भवनीया, भवनीयम, ऐसे बनते बहुत सारे पद बनते हैं। ये हमारा कृदंत प्रत्यय है अनियर। ठीक, चले तो इसका भी आंसर देख लेते हैं एक बार चेक करके। पहला प्रश्न क्रमांक हमारा क्या है, इसका पहला विकल्प हमारा सही होगा, और पहला विकल्प सही होगा तो आगे भी प्रश्न देखने पड़ेंगे। आगे प्रश्न देखें जरा। अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर का, प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया हुआ है अहर निशम कह समासोस्ति। जो समास हमारा है, इस समास में से हमें यह देखना है कि इसमें कौन सा समास है। ठीक, अहर निशम दिया हुआ है, कह समासः अस्ति, तो अहन, अहन, अहह, अहह च निशह च, अह च निशह च, तो यहां कौन सा होना चाहिए, अहर निशम। दिन और रात, अहर निशम का अर्थ पहले पता कर लोगे तो सब बन जाएगा। ठीक, ये हो गया है अहन और यहां हो गया है निशम। ठीक, तो अहन माने होता है दिन और निशम माने होता है रात,
और संस्कृत की बात करें, तत्सम पदों की बात करें, तो यहां हो जाएगा हमारा दिन की जगह दिवा, दिवा, और रात की जगह हो जाएगा रात्रि। देख, दिवा, ठीक, तो दिवा और रात्रि मतलब दिवाचा रात्रिचा, और यहां बनेगा अहचा निशमचा, अहचा निशाचा, ठीक। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, दिन और रात बनेगा। तो यहां कुछ बहुब्रीहि समास आएगा कि द्वंद्व समास आएगा, आप बतलाएं। द्वंद्व समास रहेगा, ठीक। चा लग जाता है जिस पद में, वह दोनों पद प्रधानता का बोधक होता है। आपने देखा होगा दो दो द्वंद्वम, ठीक, चार थे द्वंद्व, सूत्र मैंने कई बार बताए हैं। और जहां पर चा का अर्थ निकलता है वहां द्वंद्व समास होता है। चलें आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 हमारा क्या है? विज्ञान। विज्ञान शब्द में मूल प्रकृति और प्रत्यय को देखना है। विज्ञान शब्द का मूल प्रकृति और प्रत्यय हमें देखना है कि इसमें मूल प्रकृति क्या है, इसका और प्रत्यय क्या है। तो सबसे पहले तो देख लो कौन सा है, वि प्लस ज्ञा। देखिए, और अब देखें यहां विज्ञान में, अब देखें यहां लिट होगा कि लिट होगा, ठीक, कि ल्यप होगा, विज्ञान कि यट होगा। तो देखें लिट होगा क्या, लिट, देखें विज्ञान। अब देख लें यहां पर ये होगा हमारा वी रहेगा, वी से ज्ञा जुड़ जाएगा, ज्यों कहते हो। ला, टा की संज्ञा लोप, ला की संज्ञा लोप, यू शेष रहेगा। क्या बचेगा? यू शेष रहेगा। और जब यू शेष रहेगा हमारा तो यहां युवोर नाकौ सूत्र लगेगा। कौन सा? युवोर नाकौ। युवोर नाकौ सूत्र हमारा क्या कहता है कि यू को क्या कर दो, अन कर दो। यू को अन कर दो, यू को अन हो जाएगा, तो यू को अन हो जाएगा तो यहां पर हमारा हो जाएगा वी ज्ञा और न, दोनों को जोड़ दो। यहां पर यहां आ है तो ये इसमें समाहित हो जाएगा दीर्घ संधि के आधार पर। तो क्या बन जाएगा? विज्ञान। क्या बन जाएगा? विज्ञान। तो मूल प्रकृति इसमें होगी ज्ञा धातु, जानने के अर्थ में। जरा इसका आंसर भी देख लो। कौन सा आंसर है? पहला। पहला विकल्प इसका सही होगा क्योंकि मूल धातु होती है ज्ञा, ज्ञापड़े धातु, ज्ञान के अर्थ में। ज्ञाने धातु हमारी होती है ज्ञान के अर्थ में, और विज्ञान का मतलब उपसर्ग जुड़ जाता है तो विज्ञान का मतलब तकनीकी, ठीक। और ल्युट प्रत्यय इसमें हमारी प्रत्यय रहता है। चलिए आगे देखेंगे इसका अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रत्यय है कंटकिनी शब्दस्य को अर्थ। कंटकिनी शब्द का अर्थ क्या है? कंटकिनी शब्दस्य को अर्थ, ठीक। थोड़ा सा सरल प्रश्न है, बहुत सरल है, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि इसमें विभक्ति कौन सा है, इसमें कौन सी संधि है। जैसे रामस्य वैसे शब्दस्य, जैसे फलस्य वैसे ही शब्दस्य। रूप चल गया। हाँ, अब आगे देख लें। को अर्था में कहा धन अर्थ, कहा धन अर्थ बन गया। तो विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे। उत्त संधि विसर्ग के, विसर्ग के अंतर्गत उत्त संधि होती है। आ हमारा अवग्रह में परिवर्तन कर लेगा और अर्था जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया? को अर्था। बना कि नहीं बना? तो को अर्था, इसमें विसर्ग संधि भी मिल जाती है। कोई पूछे तो इसमें विसर्ग संधि बता सकते हैं आप, लेकिन अगर कोई और थोड़ा गहराई से पूछे तो बोल दो विसर्ग के अंतर्गत एक उत्त संधि होती है, वही इसमें लगाई गई है। आ और उ का गुण हो जाता है और ओ हो जाता है, ठीक। तो इसमें विसर्ग संधि। अब बात करते हैं कंटकिनी। तो कंटकिनी के लिए आपने देखा होगा कि कंटकिनी शब्द का मतलब होता है कि नागफनी। आजकल के जो पहले हमारे बगीचों में क्या लगाए जाते थे? तुलसी के पौधे, फूल के पौधे, खुशबूदार औषधियों के पौधे। लेकिन आज अपने घर की सजावट के लिए, अपने इस उद्यान बगीचों को सजाने के लिए इस प्रकार के कंटकिनी पादपों का निर्माण किया जा रहा है, जो विदेशी पौधे हैं, जिनसे कोई लाभ नहीं है, जो कभी केवल सुंदरता की दृष्टि से अच्छे हैं, लेकिन उनसे कोई भी ऐसी वायु प्रवाहित नहीं होती है जो वास्तविकता में हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए और वातावरण के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। तो इसीलिए हमारे श्रीनिवास रथ जी कह रहे हैं कि कंटकिनी, आज के लोग कंटकिनी अर्थात नांगफनी के पौधे अपने घर में सजाने के लिए उद्यानों में लगा रहे हैं, ठीक। तो कंटकिनी में कहीं यहां कहीं नागफुना दिख रहा है क्या? बगीचा, दूब, दूरबा है क्या? और ये क्या है?
ये देखें, ये क्या दिया हुआ है, नागफनी उपवन। कौन सा होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो नागफनी होगा। बहुत सारे कांटे होते हैं इसलिए इसका नाम है कंटकिनी। ठीक, चलें आगे देखेंगे। कंटकिनी के बाद इसका चेक कर ले आंसर क्या है, नागफनी। नागफनी के बाद अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर का। 12 नंबर का प्रश्न मतलब 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखें। निष्कुटेषु विभक्ति वचनम अस्ति। निष्कुटेषु जो हमारा पद है, निष्कुटेषु जो बना हुआ है पद, उसका यहाँ पर दिया हुआ है कि इसकी विभक्ति और वचनों को बतलाएं। निष्कुटेषु का मतलब निज कुटेषु, स्वयं के घर, स्वयं की कुटियां, स्वयं के कोठी, ये सब अपने लिए, स्वयं के भवन, इसका अर्थ यही निकलेगा, स्वयं के भवनों में। स्वयं के भवनों में मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। कौन सी विभक्ति लगी है, सप्तमी विभक्ति लगी है। अब सप्तमी विभक्ति भी लगी, लेकिन सप्तमी विभक्ति में कौन सा वचन लगा हुआ है, तो बताओ, बहुवचन लगा हुआ है। जैसे रामे, रामयोः, रामेषु, प्रथमा विभक्ति में रामे बनता है, तो यहां पर देखो निज कुटे बन जाता। लेकिन अब बहुवचन की बात कर रहे तो रामेषु निज कुटेषु बन जाएगा, निष्कुटेषु। निष्कुटेषु में यहां क्या है, परिवर्तन हो गया, निज कुटेषु, निज कुटेषु हो जाएगा, स्वयं की कुटी। ठीक, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन कहीं पद दिया है क्या, प्रथमा एक वचन, द्वितीय एक वचन, सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन। ठीक, तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा, विकल्प एक बार चेक करें, देखें, सप्तमी बहुवचन का रूप बनेगा। ठीक, जैसे सप्तमी में रामे बनता है, द्विवचन में बनता है रामयोः, और यहां बनता है रामेषु, बनता है यहां रामेषु, तो यहां बनेगा हमारा निज, क्या बनेगा, निज कुटे, निज कुटे, निज कुटयो, निज कुटयोः, यहां वाला बनेगा निज कुटेषु, निज कुटेषु बन गया, निज कुटेषु, कोई दिक्कत नहीं, सप्तमी का बहुवचन है। चले आगे का प्रश्न हमारा रहेगा 12 के बाद 13, प्रश्न क्रमांक का 13। ठीक, पुष्पिता नाम कहा विभक्ति, पुष्पिता नाम में कौन सी विभक्ति होगी। पुष्पिता नाम जो पद दिया हुआ है, तो फल के रूप आपको आते हैं क्या, फल के रूप आप लोगों ने पढ़े हैं, अगर फल के रूप आप लोगों ने पढ़े हुए हैं तो आपसे बन जाएगा पुष्पिता नाम। जल्दी से बना, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, प्रथमा द्वितीय हो गया ना। अब राम के समान रूप चला दो, कैसे बनेगा, रामेण रामाभ्याम रामैः, पुष्पे पुष्पेन, पुष्पे पुष्पाभ्याम पुष्पैः, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे, वैसे ही बन जाएगा पुष्पेण पुष्पाय, पुष्पात पुष्पस्य पुष्पे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बन जाएंगे। अब यहाँ पुष्पिता नाम लिखा है तो जल्दी से बहुवचन में पहुंचो, बहुवचन में बन जाएंगे। एक पूरे बहुवचन के रूप देख लीजिए, रामाः रामान रामैः, देखो यहाँ बनेगा पुष्पाणि पुष्पाणि पुष्पैः, पुष्पेभ्यः पुष्पेभ्यः पुष्पानां पुष्पेषु, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, क्या बनेगा, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में हमारा रूप बन जाएगा। किस में बन जाएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। यहाँ षष्ठी है कि प्रथमा द्वितीय पंचमी षष्ठी, षष्ठी यहाँ पूछा गया है, हालांकि आपसे केवल विभक्ति पूछी गई तो आप षष्ठी विभक्ति केवल बता सकते हैं, आपका प्रश्न यही पूछा गया और अतिरिक्त बताने की जरूरत भी नहीं। अगर आप परीक्षा में बैठे हैं तो अतिरिक्त लिखने की जरूरत नहीं, जितना पूछा जाए उतना आंसर भी देंगे तो आपको पूरा प्रश्न का उत्तर मिलेगा, वो अंश आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो जितना पूछा गया उतना भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें यह अपना क्या है, रिवीजन हो जाता है। तो पुष्पिता नाम बहुवचन का रूप है, ये षष्ठी क्या है, बहुवचन है। एक बार में कम से कम ये पता करने के लिए, बहुवचन पता करने के लिए पूरे रूप तो दोहरा लेते हैं, वही होता है। चलिए इसका प्रश्न जरा एक बार देख लें चेक करके। प्रश्न क्रमांक इसका 13 का हमारा घ नंबर का विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। घ नंबर का विकल्प होगा षष्ठी विभक्ति। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 13 के बाद 14, 14 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखें, संदृश्यते कहा मूल प्रकृति
अस्ति। संदृश्यते में मूल प्रकृति और प्रत्यय क्या है? देखें, मूल प्रकृति और प्रत्यय उन्होंने दिया है कि संदृश्यते जो बना हुआ है, पहली बात तो ये जान लो कि ये जो संदृश्यते बना, ये बना कहाँ है? ठीक, तो आप लोगों ने अगर आत्मनेपद के थोड़ा बहुत भी रूप पढ़े होंगे, आत्मनेपद, ठीक है ना, ज्यादा नहीं पढ़ना तो लब धातु के जरूर पढ़ लेना और सेव धातु के, बस 2 धातु के पढ़ लेना, ठीक, तो आपसे बन जाएंगे। चले कोई नहीं, यहां देखें, यहां जो संदृश्यते बना हुआ है, संदृश्यते, 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 संदृश्यन्ते, संदृश्यन्ते, ये ठीक। तो ये प्रथम पुरुष है, क्या है? प्रथम पुरुष है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, ठीक। आप खुद अब आप स्वयं बता देंगे कि ये कौन सा कहाँ का है। ये लट लकार का है और क्या है? आत्मनेपद लट लकार। आत्मनेपद लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में ये रूप बनता है संदृश्यते। तो संदृश्यते बना हुआ है। अब बात करें इसकी कि ये संदृश्यते बना क्या है, तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? यहाँ दृश्य धातु होनी चाहिए। दृश्य धातु में सन आगे लगा हुआ है, तो यहाँ सन उपसर्ग होगा क्या? देखें जरा, संदृश्यते ये इसका ये होगा क्या? तो यहाँ देख लो, इसमें सम उपसर्ग होगा। माँ को ना परिवर्तन कर लेता है, पीछे दा लगा है ना, तो ता था दाधा ना में परिवर्तन हो जाता है, ये क्या? माँ। तो यहाँ माँ उपसर्ग हो गया। अब इसके बाद दृश्यते में अब कौन सा प्रत्यय लगेगा? आप देख लें, देखें यहाँ यते बना हुआ है और यहाँ पर ता लगा हुआ है, यहाँ ते बना हुआ है, यहाँ ते बना हुआ है, तो कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? देख लें, संदृश्यते कौन सा होना चाहिए? प्रकृति कौन सी मूल प्रकृति क्या होगी हमारी? ठीक है, बताएं जल्दी से। इसमें दिस दृश्य धातु रहेगी और विकल्प नंबर पहला ता प्रत्यय हो जाएगा, ठीक, सीधे सीधे, ठीक, संदृश्यते, ठीक, ता हो जाएगा, ता इसमें जुड़ेगा और इट का आगम होकर के या हो जाता है और रूप चलते हैं। यहाँ हालांकि संदृश्य बनेगा शब्द, क्या बनेगा? संदृश्य, और फिर रूप चलते हैं संदृश्य के, संदृश्यते, संदृश्यते, संदृश्यन्ते, ठीक। तो मुंह इससे ता प्रत्यय जुड़ने से केवल संदृश्यत शब्द बनेगा, ठीक। चलिए, संदृश्य। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, इसका विकल्प आगे का प्रश्न हमारा रहेगा, प्रश्न क्रमांक रहेगा 15। प्रश्न क्रमांक 15 हमारा क्या कहता है, जरूर देखें, ठीक। प्रश्न क्रमांक 15 हमारा विकल्प क्या कह रहा है, जरूर देखें। गोपनीयायुधानाम का संधिरस्ति। गोपनीयायुधानाम का संधिरस्ति, मतलब इसमें वो संधि पूछ रहे हैं। तो यहाँ अयादि संधि है क्या, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है? तो आप संधि लिखें जब तक मैं विच्छेद कर रहा हूँ। कुछ दोनों लोग थोड़ा सा विभाजन कर लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा काम बांट लेते हैं, तो आप थोड़ा करेंगे, हम थोड़ा सा करेंगे, तो सारी चीज़ें मैं थोड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा आप कर लीजिए, तो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? चलिए, मैं विच्छेद कर रहा हूँ, ठीक। आप लोगों को कठिन काम दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सरल काम ले रहा हूँ, ठीक। चलें देखें, गोपनीय क्या बना? गोपनीय, गोपनीय हो गया, और यहाँ दूसरा पद दे रहे हैं आयुधानाम, आयुधानाम, दोनों पद दे दिए, दोनों पद दे दिए। तो सरल काम तो मैंने बना लिया, अब आपको अपना काम देना है कि संधि कौन सी है। संधि इसलिए देना है क्योंकि पूरा पद बनाना है, और जब पूरा पद बनाना है तो जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना पड़ेगा तो नियम लगेगा, नियम लगेगा तो संधि का पूरा हमें ये पता होना चाहिए कौन सा सूत्र लगेगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं, यहां देखें, दोनों पद प्लस जहां लगा होता है उसी पर विचार किया जाता है। दोनों पदों के अंत में, पहले के अंत में और दूसरा पद जो उसके पहले में कौन सा वर्ण आपस में टकरा रहा है। देख लें, इसमें हमारा छोटा आ है और इसमें हमारा बड़ा आ है। अब आ दोनों आमने सामने हो गए, तो ये मान लो कि यहां पर अब तो दीर्घ संधि लगेगी। बिना दीर्घ, एक समान वर्ण जहां लग जाते हैं, सवर्ण, सवर्ण का समझ ले, समान वर्ण, और जहां समान वर्ण लग जाते हैं वहां क्या हो जाता है, क्या होता है? बताएं जल्दी से। वहां दीर्घ संधि होती है, क्योंकि दीर्घ संधि का सूत्र क्या है हमारा? अकह शवर्णे दीर्घा। कौन सा सूत्र है? अकह शवर्णे दीर्घा। अकह शवर्णे दीर्घा सूत्र लगेगा तो आ प्लस आ दोनों मिलकर के क्या बनता है? आ बनता है। और छोटा आ के बाद अगर बड़ा आ जाए तो भी क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। और उसके बाद अगर बड़ा आ के बाद छोटा आ जाए तो भी बड़ा आ बनता है। भाई साहब, बड़ा आ के बाद अगर बड़ा आ जाए तो बबुआ बड़ा आ ही बनता है, याद रखिएगा।
ठीक है ना। तो इतने सारे ये नियम हमारे लिए बने हुए हैं संधियों में। तो अब देख लें वहां छोटा आ और बड़ा आ आमने सामने हैं, तो छोटा आ के बाद बड़ा आ, ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक। और जब ये छोटा आ के बाद बड़ा आ रहा है तो क्या बनना चाहिए, बड़ा आ। तो दोनों को मिलाकर के मैंने क्या बना दिया, बड़ा आ बन गया। अब बड़ा आ बन गया तो यहां से ये दोनों आ चले जाएंगे। देखें ये लिखा हुआ है गोपनीय, और इसमें से छोटा आ निकल चुका, तो ये हलंत हमारा हो गया। क्या हो गया, हलंत हो गया। तो यहां बड़ा आ हम बीच में लगा देंगे इन दोनों वर्णों के स्थान पर। अब आयुधा नाम में से बड़ा आ चला गया है, तो यहां हो जाएगा युधा नाम। क्या हो गया है, युधा नाम हो गया। अब देखें इसका आ इसमें मिला देते हैं, इसका आ इसमें मिलाएंगे तो ये बनेगा गोपनीया। क्या बन गया, गोपनीया। और युधा नाम, गोपनीय युधा नाम, गोपनीय आयुधा नाम। आप इसका अर्थ समझ रहे क्या, अर्थ निकालने की कोशिश की, नहीं निकाली ना। गोपनीय का मतलब होता है कुछ छिपे हुए, और आयुध का माने होता है अस्त्र, ठीक। वैसे तो यहां अर्थ आया है कि ऐसे परमाणु रूप में ऐसे अस्त्र, ऐसे शस्त्रों को छिपा करके विज्ञान बना रहा है, जैसे अणु परमाणु बम के एक बार छोटे से गोपनीय रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं, और कहीं पर अगर हो जाए तो समझ लो, अगर छुप करके भी इतने से अणु बम को, परमाणु बम को कहां पे, तो आधे से ज्यादा सब क्या है, नष्ट हो जाए, आधे से ज्यादा समाप्त हो जाए। तो ये सारी चीजें समस्याएं हैं। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, तो यहां कह रहे हैं कि अब क्या है, विज्ञान में इतना व्यक्ति सम्मिलित संकीर्ण हो गया है कि अपने परायों को भूल गया है, अपने लोगों को भूल गया है। इसीलिए उसने ये बताया। इसकी थोड़ा संधि देख लेते हैं, चेक भी कर लें, अपने करने से क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका विकल्प कौन सा हमारा सही हुआ, तीसरे नंबर का। तो कौन सी संधि हमारी हुई, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, आकाशवर्ण दीर्घ। संधि कौन सी है हमारी, इसमें नियम कौन सा लगता है, आ के बाद अगर आ आता है तो बड़ा आ बनता है, ये लग गया। ई के बाद ई आती है तो ई लगती है, ठीक। तो यहां पर आप लोगों को कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप बता सकते हैं। हाँ, अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो विज्ञान नौका शमानीयते, हमारे श्रीनिवास रथ जी आपको बता रहे हैं कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि गोपनीय अस्त्रों और शस्त्रों को भी वो लेकर के चल रहे हैं। उन शस्त्रों को हमें क्या है, छिपा करके, विज्ञान से ऐसे हमें बच करके रहना है। विज्ञान हमारे लिए क्या कह रहा है, विज्ञान को ज्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। विज्ञान जो कहेगा उसको हम क्या करेंगे, समय को साथ विज्ञान को लेकर के चलेंगे, लेकिन विज्ञान के हैबिचुअल नहीं होंगे, ठीक है ना। इतना आदत में नहीं डालेंगे। हमें संस्कार को भी देखना है और अगले प्रश्न को भी देखना है। देखें जरा, संचिंत्यते विच्छेदम अस्ति, संचिंत्यते विच्छेदम अस्ति। अब यहां विच्छेद पूछा गया है, इसका विच्छेद है, ठीक। संच्छेदम विच्छेदम, संचिंत्यते विच्छेदम अस्ति, इसका विच्छेद है, ये पूछा जा रहा है, ठीक। चलिए कोई नहीं, देखते हैं कि संचिंत्यते में विच्छेद क्या दिया हुआ है। समधन चिंत्यते, समधन अत्यते, सनधन चिंत्यते और समधन चिंत्यते, चिंत्ये, ये दिया हुआ है यहां, ठीक। तो चलो देखते हैं कौन सा होगा। सम होगा क्या, ये सम होगा क्या, ये सम होगा, ये सम होगा, ये सम होगा, कौन सा सम होगा। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई उपसर्ग होता नहीं है। फिर ये कैसे मान, भाई इनमें दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, कि या तो बोले ये होगा या ये होगा। फिर क्या सन होता है क्या उपसर्ग, सन भी नहीं होता है। सम होता है क्या, हाँ सम तो होता है। तो ये तीन हो गए हैं अब कॉमन, ठीक। तो ये वाला उपसर्ग बिल्कुल नहीं होता है मेरे समझ। अब इन दोनों में हमारा क्या है, युद्ध होगा। ये उपसर्ग होगा कि ये उपसर्ग होगा। चलो दूसरे पद को देखते हैं। चिंत्यते पद होता है क्या, होता तो है चिंत्यते। अत्ययते, अत्ययते, अत्ययते होता है क्या, मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना हो तो बताएं जरा, मैंने तो नहीं सुना। चलिए, तो यहां से हमारा हम श्योर हो गए हैं कि लगभग 99% इसका पहला ऑप्शन अपना क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। एक बार चेक करना है तो चेक करवाऊंगा, लेकिन बाद में, पहले देख लीजिए, ठीक। हाँ, संचिंत्यते, इसी पर चर्चा करेंगे आगे। नहीं बनेगा तो दूसरा करेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही पर टिक के रहेंगे। चिंत्यते ये पद बना हुआ है, लेकिन बनाना है संचिंत्यते, यहाँ इया लाना है। इया कैसे लाएंगे, तो उसके लिए कोई परेशान नहीं होना है। यहाँ यरो अनुनास के अनुनास को हुआ, अनुनासिक संधि लगा दीजिए। अनुनासिक संधि में देखें कि मां अगर पहले पद में हो, उसके बाद जो वर्ण होता है, ये कौन सा वर्ण है,
चा वर्ण है, तो सर चा वर्ण है तो फिर क्या कहें, यहां मां कैसे हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, यहां पर मां चा वर्ण के पंचम अक्षर को लाना, चा, छा, जा, झा, कौन सा वर्ण है बोले जरा, चा, छा, जा, झा, इया, कौन सा वर्ण आ गया, इया। तो चा वर्ग का पंचम अक्षर मां के स्थान पर ले आना, जो वर्ण पीछे होता है उसी का वर्ण लाया जाता है, जो वर्ण पीछे होगा उसी का पंचम अक्षर लाया जाता है। देखो फॉर एग्जाम्पल अभी ये देखो यहां बना दे रहा है सन, चिन, त्यति, ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखो चिन, त्यति, ये बन गया, बिल्कुल सेम बन गया होगा। देखो अगर ये आपको समझ में नहीं आया सर कैसे आपने यहां से उठा करके यहां रख दिया इसका पंचम अक्षर, तो एक बार देख लो, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ऐसे, ये क्या लिखा है, बहुत सरल शब्द समझा रहा हूं, गंगा, आप लोगों ने ऐसा देखा कि कहीं गंगा, हाँ देखा है सर, बहुत बार देखा है ना, हाँ जब देखा है तो समझो कैसे आया। जैसे ये लिखा गम, धन, गा, लिखा ना, मां के बाद कौन सा वर्ण आया है, गा आया, तो गा वर्ग का पंचम अक्षर बताओ, का, खा, गा, घा, अंगा। देखो का वर्ग में देखो ये गा आ गया, गा का पंचम अक्षर क्या है, कौन सा वर्ण है, अंगा है, इसीलिए तो यहां मां के स्थान पर क्या आ गया, अंगा आ गया कि नहीं आ गया। अब ये गा को उठाया, इसके नीचे जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, गंगा, बन गया गंगा, है ना सरल। तो ऐसे ही ये बनते, याद रखना। चलो कोई नहीं, जहां समझ में ना आए वहां बता दीजिएगा, ठीक है ना, कोशिश तो कर रहा हूं पूरा आपको समझाने की। अगला प्रश्न, इसका आंसर तो चेक कर लिया आपने, देखो हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा, सम हमारा उपसर्ग है, इसीलिए देखिए हमें याद रखना है, इस प्रकार के सम में भ्रमित नहीं होना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, बोले सर ये माँ, कहीं माँ होता है कहीं बिंदु होती है, तो जो रियल में होता है, जो सही में प्रमाणित होता है उसी को मानना चाहिए, आपके कहने से और हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक। प्रश्न क्रमांक अगला हमारा होगा 17 नंबर का, ठीक। सप्तदश नंबर का प्रश्न है जो, वो प्रश्न है लोकस्य कल्याणम समास पद अस्ति, लोकस्य कल्याणम का, लोक जो लोकस्य लोक का कल्याण, इसका अर्थ होगा लोक का कल्याण। तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, लोकस्य कल्याणम, लोक का कल्याण, तो तत्पुरुष समास इसमें होना चाहिए। लेकिन ये पूछ रहा है, इसमें तत्पुरुष समास है, लेकिन ये पूछ रहा है कि समास पदस्ति, इसमें ये इसका समास का पूरा पद कैसे बनेगा, इसको जोड़, ये तो विग्रह दिया हुआ है, ये क्या है, ये विग्रह दिया हुआ है, लेकिन इससे पद कैसा बनेगा। तो देखो लोक कल्याणम, लोक कल्याणम और लोकम कल्याणम सर्वे, कौन सा होगा, देखो यहां थोड़ा गौर से देखोगे तो लोक कल्याणम, एक का चला गया है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में प्रश्न हल नहीं करना, थोड़ी थोड़ी क्षणिक मात्र की त्रुटियां होती हैं, ठीक। तो यहां से एक का इन्होंने गोल कर दिया, तो लोक कल्याणम ऐसे हो गया, लोक कल्याणम, लोक कल्याणम ये शब्द सही है। लोकम कल्याणम, तो लोकम में यहां बिंदु रख दी, ये भी गलत हो गया। ये सर्वे की तो बात ही नहीं है। तो प्रश्न देखें जरा टिक से कौन सा हमारा सही है, हाँ दूसरा विकल्प हमारा क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास होगा, याद रखिए लोक का कल्याण, जैसे रामस्य कल्याणम, भरतस्य कल्याणम और जनस्य कल्याणम, जन का कल्याण, तो यहां लोक का कल्याण, सीधी सीधी बात है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा होगा, जरूर देखें। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 18 नंबर का प्रश्न है, और शब्द दिया हुआ है चिंतयते लकारा अस्ति। चिंतयते में लकार कौन सा, चिंतयते में कौन सा लकार है, विकल्प देखें, मुझे तो पता नहीं है, आप ही थोड़ा चयन करके बताइए जरा सूझबूझ के साथ। लट लकार परस्मय पद, लट लकार आत्मनेय पद, लट लकार द्विवचन, लट लकार आत्मनेय पद बहुवचन, ये बात सही है उन्होंने। अब यहाँ कन्फ्यूजन में डाल दिया है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिया गए हैं, यहाँ तो कन्फ्यूजिया गए हैं ना, कि लट लकार परस्मय पद में देखें, कि लट लकार आत्मनेय पद में देखें, कि लट लकार आत्मनेय पद बहुवचन में देखें।
दिक्कत समस्या हो रही है भैया। तो देखें जरा यहाँ का समस्या है, का समस्या हो रही है। देखें कि लट लकार परस्मयी पद में तो यति बनेगा नहीं, नहीं बनेगा तो मतलब अलग हटा ही देते हैं। हाँ, लट लकार आत्मनेय पद में यहां बन सकता है, तो इसको थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, अभी लॉक करके रखते हैं, इसको थोड़ा लॉक करके रखते हैं। हाँ, लट लकार द्विवचन, द्विवचन में भी नहीं बनेगा, इसको भी थोड़ा कट करके रखते हैं। लट लकार आत्मनेय पद, इसमें आत्मनेय पद दिया है तो इसको भी लॉक करते हैं। तो मतलब दो हमारे यहां से साफ हो गए, दो हमारे यहां से निकल चुके हैं। जब दो निकल चुके हैं तो ये मान के चलो कि अब दो में हमें लाइफ लाइन देखनी पड़ेगी। हाँ, तो बनाते हैं फिर रूप, आत्मनेय पद की बात करते हैं, क्योंकि आत्मनेय पद दोनों में दिया है। तो आत्मनेय पद में कौन सा रूप बनेगा, प्रथमा विभक्ति, प्रथम पुरुष में एक वचन में बनेगा चिंत्यति। क्या बना है, चिंत्यति। द्विवचन में क्या बनेगा, चिंत्येति। और बहुवचन में क्या बनेगा, बहुवचन में क्या बनेगा, चिंतयन्ति, चिंतयन्ति, ये बनेगा। तो यहां से श्योर हो जाएंगे आप, देख लीजिए कहां बनेगा। लट लकार द्विवचन में, ये तो हटाओ। लट लकार आत्मनेय पद बहुवचन में, बहुवचन में ये उठाओ, यहां चिंतयन्ते लिखा, वहां चित्तयते लिखा, तो बहुवचन वाला ये भी गया। अब कौन सा बचा, विकल्प नंबर दूसरा, राइट 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 राइट, सही, ठीक। चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं, दूसरा विकल्प हमारा क्या हुआ, सही हुआ। नित्य चिंत्यते लकारा अस्ति, चिंत्यते में लट लकार है, आत्मनेय पद का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप होगा चिंत्यते। बना कि नहीं बना, चलिए देख लिया, आगे देखते हैं। ये हमारे प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 18 थे, मतलब कि जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न थे। विज्ञान नौका समानीयते है जो हमारा पाठ है, गंगेव शैव धरा जो हमारा एकांकी संग्रह है, ठीक, गगनम शैव धरा। तो उसमें केवल और केवल 18 प्रश्नों को इसमें रखा गया है और आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इस प्रकार के प्रश्न कुछ और बनाएंगे, अभी परीक्षा का समय आएगा जब बहुत सारी चीज़ें रिवीजन भी होंगी। तो इतना ही आप लोग करते रहें तो आपकी परीक्षा के लिए आप परिपूर्ण होते जाएंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे आप नंबर भी ला पाएंगे अगर इस प्रकार से तैयारी आप क्रमबद्धता के साथ में करते जाएंगे कि पहले पार्ट का रिवीजन, वो सबसे पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन किया, फिर इसके बाद अभ्यास कार्य किया, फिर फुल चैप्टर रिवीजन भी देखा, फिर उसके वो अपने क्या बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे, फिर MCQs देखे। अगर इस प्रकार क्रमबद्धता से तैयारी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना, आप केवल तैयारी करिए, बाकी देने का काम मेरा है। और हमारा ये परिवार जो मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए हमेशा तत्पर है। तो ये भी आपके लिए मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं और मैं तो कुछ मेहनत नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और परेशानी होना, जो भी नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ, जो पुराने हैं वो तो इस बात से वाकिफ़ भी होंगे, पुराने और नए दोनों के लिए बता दूं कि आप किसी भी माध्यम के हों, चाहे CBSE हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, UP बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, तो परेशान नहीं होना है आपको। आप लोग बस लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और बेल आइकन को दबाते रहिए, जिससे कि आपके पास नवीन सूचनाएं, नए वीडियो की अपडेट आपके पास आती रहे। और हाँ, आप लोगों को अगर नोट्सों की आवश्यकता होती है तो आप लोग हमारे नीचे लिंक दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएं और हमसे संपर्क करें। तो ई-बुक्स और बुक्स के माध्यम से आप नोट्स भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये एक बात। और आपको मैं बता दूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।